हेलो डियर, कैसे हो आप? बहुत ही अच्छे होंगे, आई होप। आज हम लोगों का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कंपनी अकाउंट्स है। और आपके इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर ढेर सारी चीज़ें हम आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। टॉपिक पहले आप नोट कर लें। एमलगमेशन ऑफ कंपनीज। ये कंपनी अकाउंट के अंदर आज हम लोग बात किया जाएगा कि कंपनी का एमलगमेशन क्या होता है। साथ ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के जो गाइडलाइंस हैं आप यहां नोट कर लें। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के जो एप्लीकेशंस हैं हम लोग उस पर बात किया जाएगा कि एमलगमेशन क्या है। और देखो, एमलगमेशन को यदि स्टडी करना है, इसको समझना है, तो कंटिन्यू आप मुझे मेरे साथ 1 घंटे का समय दें। मैं बिल्कुल ही एमलगमेशन को आपको ढंग से आपकी क्लास में मैं समझा दूंगा। और 1 घंटे के बाद एमलगमेशन का कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि जो आपके दिमाग में न हो। सो डियर, आप ध्यान से सुने कि एमलगमेशन होता क्या है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कंपनी एमलगमेशन और साथ में इसके जो भी कंटेंट्स हैं उसके विषय में ब्रॉड स्टडी किया जाएगा। एमलगमेशन when two or more companies go for liquidation and form a new company to take over the business of liquidated company, such is called amalgamation। देखो, जब दो कंपनी अपने एग्जिस्टेंस को समाप्त कर जब दो कंपनी कोई नई कंपनी बनाती हैं और नई कंपनी पुरानी कंपनी के व्यापार को बाई कर लेता है, परचेज कर लेता है। जैसे मान लो ये यक्स कंपनी है और ये वाई कंपनी है। इन दोनों को ये दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी है। क्या है? एग्जिस्टिंग कंपनी है। ये भी एग्जिस्टिंग कंपनी है। दोनों का बिजनेस सेम है। बिजनेस सेम होने की वजह से इनका कंपटीशन मार्केट में बहुत स्ट्रांग है। तो दोनों कंपनियां आपस में इस कंपटीशन को समाप्त करने के लिए, या हो सकता हो किसी की टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो, किसी की टेक्नोलॉजी कमजोर हो, किसी थर्ड कंपनी को कंपटीशन देने के लिए, या कुछ भी वजह हो सकती है। अगर ये दोनों कंपनियां आपस में समझौता कर लें और इन दोनों कंपनियों का जो एग्जिस्टेंस है वो क्या कर ले, एंड कर ले, एंड कर ले, यानी कि अपने आप को लिक्विडेशन समाप्त कर ले। ये भी अपने आप को क्या कर ले, लिक्विडेशन कर ले। और इसको लेने के लिए एक नई कंपनी XY कंपनी इन लोगों ने क्या किया, क्रिएट किया। एक XY कंपनी इन लोगों ने क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया एक नई कंपनी जो इस पुरानी कंपनियों के बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड एमलगमेशन। नाउ डे स्टूडेंट्स, हम लोग कई बातों पे आज डिस्कशन किया जाएगा। तो
एमलगमेशन की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है कि जब एक दो कंपनियों का एग्जिस्टेंस समाप्त कर दिया जाता है और वो मिलके एक नई कंपनी उसके लिए इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, और उस कंपनी का दोनों इन पुरानी कंपनियों का, यानी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तब इन दोनों कंपनियों को हम लोग ट्रांसफर कंपनी कहेंगे। इन दोनों ओल्ड कंपनी को हम ट्रांसफर कंपनी कहेंगे, इन दोनों को। और ये जो कंपनी होगी ये ट्रांसफर कंपनी होगी। ये वर्ड जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि ये कंपनी ट्रांसफर कंपनी होगी, या ये कह सकते हैं कि ये परचेजर कंपनी होगी, और ये दोनों कंपनियां वेंडर कंपनी होंगी, यानी ये भी वेंडर कंपनी होगी और ये भी वेंडर कंपनी होगी। ठीक है, अब देखो ना, बहुत अच्छी बात है कि आपने यदि एमलगमेशन की मीनिंग को समझा, यानी कंपनीज एक्ट 2013 1995 से पूर्व, यानी 1995 से पहले कंपनी ने जो मीनिंग एब्जॉर्प्शन, मर्जर, एक्सटर्नल रिकॉस्ट एक्शन और एमलगमेशन की अलग अलग मीनिंग, अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके लिए किए जाते थे, आज के टाइम पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के एप्लीकेशंस इन तीनों में कहाँ कहाँ, चलिए मैं बता दूं। सबसे पहले कि एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन, इन तीनों के लिए अब जो अकाउंटिंग गाइडलाइंस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के एप्लीकेशंस और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो किए जाते हैं, इन तीनों के लिए एक ही है, एज ए एमलगमेशन। ओके, तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे सर ये तीनों का मतलब मुझे समझा दीजिए, तो हम बिल्कुल आपको समझाएंगे, आप घबराने की बात नहीं है। एमलगमेशन आपने समझ लिया होगा कि जब दो कंपनी मिलके अपने आप का एग्जिस्टेंस समाप्त कर ले और फिर वो एक नई कंपनी का क्रिएशन कर ले, नई कंपनी पुरानी कंपनियों की बिजनेस को परचेज कर ले, तो उसे हम एमलगमेशन कहते हैं। और इस दोनों कंपनियों का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है, जो कंपनी का, जिस कंपनी का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है उसे ओल्ड कंपनी कहते हैं, और साथ ही साथ जो नई कंपनी इसके लिए इनकॉर्पोरेट होती है, अस्तित्व में आती है, उसको हम ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं, इसको हम परचेजर कंपनी कहते हैं, इसको हम वेंडर, इन दोनों कंपनियों को वेंडर कंपनी कहते हैं, जो पुरानी कंपनियां जिनके बिजनेस अब बंद हो चुके हैं। अब बिजनेस इनके नए एग्जिस्टेंस, नई कंपनी बनाने के जो रीजंस हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, आपस की कंपटीशन को खत्म करने के लिए, या किसी थर्ड कंपनी की कंपटीशन को बीट करने के लिए, या हो सकता हो कि इन कंपनियों के पास पूंजी का अभाव हो, या इनके बिजनेस अब बैड हो चुके हों, अब ये नई कंपनी का क्रिएशन करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रांग करना चाहते हो सकता हो इन दोनों कंपनियों की एसेट इनकी लाइबिलिटीज से कम हो चुके हों और ये कंपनी अब लिक्विडेशन की ओर, मैंडेटरी लिक्विडेशन की ओर जा रही हो, यानी ट्रिब्यूनल का लिक्विडेशन ऑर्डर कभी भी इनको आ सकता हो, तो इससे बचने के लिए ये नई कंपनी का एक फॉर्मेशन कर देते हैं और नई कंपनी पुराने बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है। इसे हम एमलगमेशन कहते हैं, इसे हम एकीकरण का नाम देते हैं। और ये हम नहीं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग इनका जो एमलगमेशन होता है, तो हम इस प्रोसेस को एमलगमेशन का नाम देते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एब्जॉर्प्शन वर्ड लिखा हुआ है। ये एब्जॉर्प्शन ध्यान दीजिएगा, ये एक कंपनी है, इसने क्या किया, इसने अपने एग्जिस्टेंस को, ये इसमें किसी का एग्जिस्टेंस एंड नहीं होता, ये कंपनी आके इसमें क्या कर जाती है, एब्जॉर्ब्ड कर जाती है,
तो इस प्रोसेस को हम जो है मर्ज, यानी ये क्या हुआ, एक कंपनी इस कंपनी में आके मर्ज कर गई, तो इसमें एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी में आके उसका विलय हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, कि यहां क्या है, यहां ए कंपनी के कंप्लीट बिजनेस को बी कंपनी ने क्या किया, टेक ओवर कर लिया, लेकिन एग्जिस्टेंस यहां किसी का समाप्त नहीं होता है, दोनों कंपनियों का। जैसे हच ऐसा ही, जैसे वोडाफोन और आइडिया, आप देख रहे होंगे कि वोडाफोन और आइडिया, आइडिया एंड वोडाफोन दोनों ने मिलके कोई नया अस्तित्व नहीं दिया, बल्कि उनके बिजनेस एक दूसरे को के बिजनेस को उन्होंने मर्ज कर लिया। उन्होंने जियो के कंपटीशन को बिड करने के लिए ऐसा किया होगा, या हो सकता हो और भी तमाम कंपनियां टेलीकॉम काम कर रही हैं अपने देश में या और भी कंट्रीज में, तो उनके अमलगमेशन का कोई भी बेस हो सकता है, किसी के लिए भी वो अमलगमेट हो सकती है, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखे हुए हैं। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या है। वन, व्हेन नो एनी कंपनी, एब्जॉर्प्शन की मीनिंग आप नोट कर लें, व्हेन नो एनी कंपनी wind up or liquidation, but one company merged in another company and both existence are continue with together, so such process is called absorption. अब आप पूछेंगे सर ये एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन बता दीजिए, तो आप ये समझ लें कि एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन का मतलब ही होता है कि जैसे इन दोनों की कंपनियों का क्या हुआ, बिल मतलब वो स्वभावतः है उनका एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया, उसको बाई करने के लिए एक नई कंपनी का क्रिएशन हो गया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन आल्सो। सो डियर स्टूडेंट्स, रिकॉन्स्ट्रक्शन, अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों काम, ये जो तीनों काम हम लोगों ने बात किया कि एमलगमेशन क्या है, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन, इन तीनों पे जब हम लोगों ने बात किया तो इसमें से दो बातें निकल के आती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की जो अपनी महिमा है, ये क्या कहता है भाई, कि ये पहली बात, कंप्रोमाइजन एंड अरेंजमेंट, समझौते और व्यवस्थाएं, ठीक है, कि ये जो कंप्लीट इन लोगों के बीच कार्य हुए हैं, जो काम किया गया है, एग्जैक्टली ए कंप्रोमाइजन एंड अरेंजमेंट के तहत, बिना कंप्रोमाइजन किए क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से जाके मर्ज कर जाए, या दो कंपनियों का आपस में लिक्विडेशन हो जाए, उसके लिए एक नई कंपनी फॉर्म की जाए, एक नई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो, यानी इट मीन की इनकॉर्पोरेशन के लिए, किसके लिए, इनकॉर्पोरेशन, नई कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए इन दोनों कंपनियों ने आपस में कुछ समझौते किए होंगे, कुछ व्यवस्थाओं के अधीन वो अपने आप को एक नई कंपनी में फॉर्म कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको एमलगमेशन का ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का पार्ट समझ में बिल्कुल आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक चीज पे बात करने वाले हैं, हम लोग इस पे बात किया जाएगा कि अमलगमेशन के टाइप्स कितने होते हैं, लेकिन अमलगमेशन के टाइप्स, अब आप देखो ना कि यहाँ पे क्या है कि इस कंपनी का जब एग्जिस्टेंस समाप्त होता है ना, और इस कंपनी का एग्जिस्टेंस, ये कंपनी इस कंपनी को बाई करती है, तो यानी कि यहां से इनके क्या है, एसेट एंड लाइबिलिटीज, इट मीन कि इनकी कंप्लीट अगर बिजनेस को क्या करती है, टेक ओवर कर रही है, इनके भी बिजनेस को क्या कर रही है, टेक ओवर कर रही है इनके बिजनेस को, तो निश्चित ही इन्हें पेमेंट किया जाएगा। कोई जो पेमेंट आप देंगे, यानी कि इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, यानी कि ये जो नई एग्जिस्टिंग कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, ये पुराने कंपनी के, किसको,
पुराने कंपनी को, यानी पुराने कंपनी के मालिकों को, शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट देगी उसको हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। तो ये परचेज कंसिडरेशन पुरानी कंपनी के हाथ में जाएगा और वो अपने कंपनी के मालिकों को ट्रांसफर कर देती है। यानी कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दो चीज़ों के पीछे कि परचेज कंसिडरेशन, व्हाट डू मीन बाय परचेज कंसिडरेशन। यहाँ तीन चीज़ों पे हम लोग डिटेल किया जाएगा। एक तो परचेज कंसिडरेशन, दूसरा टाइप्स ऑफ एमलगमेशन, और तीसरा इनके यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इट मीन कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर यानी वेंडर कंपनी, एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी यानी कि परचेजिंग कंपनी। इनके यहाँ क्या मामला है भाई, इस कंपनी के कंप्लीट, ये कंपनी इस कंप्लीट बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है। यानी ये कंपनी का बिजनेस इस कंपनी में कंप्लीट आके मर्ज हो जाता है। इट मीन कि ये भी कंपनी इनको पीसी पेमेंट करती है, यानी कि इनके बिजनेस को क्या करेगी, टेक ओवर कर रही है। इनके बिजनेस को टेक ओवर कर रही है तो इनको क्या पेमेंट देगी, पीसी का पेमेंट ये भी देगी। लेकिन यहाँ मामला क्या है कि इसने कंप्लीट बिजनेस को टेक ओवर किया है, मतलब कि इनके कंप्लीट बिजनेस, इनके पास बिजनेस मतलब क्या, ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज, जितने भी इनके कंप्लीट बैलेंस शीट को हायर किया इसने, हायर नहीं, इनके कंप्लीट बिजनेस को अपने बिजनेस में मिला लिया। ध्यान दीजिएगा, इनके कंप्लीट बिजनेस को अपने बिजनेस में मर्ज कर लिया। इसका मतलब कि यहाँ कुछ छूटने वाला नहीं है, सब कुछ इनके पास आ जाएगा। और यहाँ क्या है, परचेज का मतलब क्या है, आप सब्जी लेने जाते हो जी, आप उस समय परचेज करने जाते हो तो सब्जी पे ठेले पे पूछते हो भैया ये चीज हमको दो, ये चीज हमको दो, ये चीज हमको दो। हाँ, तो ऐसे टाइम पे आपने क्या किया, वहां चूज किया, वहां आपने सेलेक्ट किया हमको ये चीजें लेनी है, बाकी तुम ले जाओ अपना अपना, क्योंकि ये दोनों कंपनियों का अस्तित्व क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तुम अपने अपने शेयर होल्डर्स को दे दो आपका जो हिसाब किताब है, जो आपके पास बचता है। लेकिन यहाँ क्या है, कंपनी कंप्लीट है, कंपनी क्या है, कंप्लीट इनके बिजनेस को टेक ओवर कर रहे, यानी कि यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ सब कुछ इनका हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आके मर्ज हो जाएंगी। लेकिन यहाँ क्या है, जब भी परचेज किया जाएगा तो परचेज का मतलब ही होता है कि सेलेक्टेड चीजों का परचेज करना। इट मीन कि एमलगमेशन के अकॉर्डिंग, जब एमलगमेशन देखो, सारे प्रोसेस को मैंने कहा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के जो प्रैक्टिसेस हैं उसके अकॉर्डिंग एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के सब के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, कोई नया चीज नहीं है। तो हम लोग इस पे डिस्कशन किया जाएगा कि अकाउंटिंग जो अभी एमलगमेशन की टाइप्स क्या हैं। तो चलिए मैं इसको मिटाऊंगा और मैं फिर अपने उस आगे की बातों पे चलता हूं। छोड़िए स्टूडेंट्स, अब क्या है आपका एमलगमेशन, यानी कि एमलगमेशन के अब हम लोग इस पे बात कर लिया जाए कि आपका जो कंप्लीट एमलगमेशन है ना, ये कंप्रोमाइजन एंड अरेंजमेंट, किस पे, कंप्रोमाइजन एंड अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट चीजें की जाती हैं। तो अभी हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालें आप, टाइप्स ऑफ एमलगमेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। हम लोगों का कोई भी अपना रूल्स नहीं होगा, यानी कि टाइप्स ऑफ एमलगमेशन। टाइप्स ऑफ एमलगमेशन, एमलगमेशन के जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स का एमलगमेशन है भाई, लिखिए, there are two types of amalgamation। एमलगमेशन के दो प्रकार हैं, यानी कि पहला नेचर ऑफ मर्जर और सेकंड नेचर ऑफ परचेज। यानी एमलगमेशन के दो टाइप्स हैं, नेचर ऑफ मर्जर एंड नेचर ऑफ परचेज।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही कॉमन बात है कि परचेज, मैंने आपसे बात किया कि देखो इसके बहुत ढेर सारे कंडीशंस फॉलो किए जाते हैं, लेकिन नेचर ऑफ परचेज मैंने बात किया कि यहाँ देखो कि एक कंपनी एक्स कंपनी थी और ये कंपनी वाई कंपनी थी। इन दोनों ने अपने आप को क्या किया, अपने एग्जिस्टेंस को खत्म किया और इन लोगों ने एक नई कंपनी क्रिएट कर ली, जेड नाम की कंपनी। और इस जेड ने इनके बिजनेस को क्या किया, परचेज कर लिया, इनके बिजनेस को परचेज कर लिया। तो ये बिजनेस में परचेज का मतलब कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि ये कंपनी इनके बिजनेस को कंटिन्यू रखे, कोई जरूरी नहीं कि इनके शेयर होल्डर्स इसमें भी शेयर होल्डर्स बने, कोई जरूरी नहीं कि ये कंसिडरेशन जो पे करे इनको वो यानी पीसी जो पेड करती है, कोई जरूरी नहीं कि इनको शेयर्स के फॉर्म में पेड करे। यानी कि इनसे इस कंपनी ने, यानी ये दोनों कंपनियां अभी हमने आपसे कहा कि ट्रांसफर कंपनी है, क्या है, ट्रांसफर कंपनी है, ट्रांसफर कंपनी है, आप लिख लें। और ये कंपनी क्या है, ट्रांसफरी कंपनी है। तो ये कंपनी कोई जरूरी नहीं कि इनको जो पीसी देगी वो शेयर्स में ही दे। भाई इन दोनों कंपनियों का एग्जिस्टेंस एंड हो रहा है। तो जब एग्जिस्टेंस एंड हो गया, एग्जिस्टेंस एंड हो चुका, तो देखो ये समझौते के अकॉर्डिंग, मैंने पहले ही बात किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का जो पूरा मामला है ना, ये समझौते और व्यवस्थाओं पे अधीन है। यानी कि उनके बीच जो कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की बात हुई है, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों कंपनियों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया और जेड कंपनी का फॉर्मेशन किया। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर इन कंपनियों के बिजनेस को इस कंपनी ने टेक ओवर किया, तो इनको जो पीसी पेड किया वो पीसी शेयर्स भी हो सकता है, डिवेंचर्स भी हो सकता है एंड कैश भी हो सकता है। लेकिन ये इस कंपनी का एग्जिस्टेंस एंड हो रहा है। कहने का मतलब कि नेचर ऑफ परचेज में ये आवश्यक है कि पुरानी कंपनियों का जो एग्जिस्टेंस है वो एंड होना चाहिए, यानी इनका एग्जिस्टेंस एंड होना चाहिए और इसमें एक नई कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि अब जब एंड हो रहा है तो इनके जो ओनर्स होंगे, क्या जो ओनर्स हैं, इनको जो पीसी पे किया जाएगा ना, वो कैश फॉर्म में भी हो सकता है, शेयर फॉर्म में भी हो सकता है और डिवेंचर फॉर्म में भी हो सकता है इनका पीसी। तो छोड़िए स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ मर्जर की बात मैंने की कि ये एक्स कंपनी है और ये वाई कंपनी है। ये कंपनी आके इसमें क्या होती है, मर्ज कर जाती है, यानी कि विलय कर जाती है। और इसके बिजनेस को ये कंपनी क्या है, इनके बिजनेस को ये कंपनी रन कर रही है, कैरी डाउन कर रही है इनके बिजनेस को। ध्यान देना, यहाँ पे इस कंपनी का बिजनेस बंद नहीं हुआ। दूसरी चीज, इस कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ। तीसरी चीज, इस कंपनी ने, ध्यान देना, यहाँ पे ये ट्रांसफरी कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी है और ये ट्रांसफर कंपनी है। इस कंपनी ने इन्हें जो क्या हुआ कि ये ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस यहाँ बंद नहीं होता, वो बिजनेस कंटिन्यू रहता है। साथ ही साथ इस कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज टेक कर लिए जाते हैं ट्रांसफरी कंपनी द्वारा। ठीक है, मैं कुछ कंडीशंस आपको बताता हूं कि जब एमलगमेशन के अंदर, यानी कि नेचर ऑफ मर्जर होगा, जब नेचर ऑफ मर्जर होगा, पहला लिखें, पहला एमलगमेशन कब लिखिए, if following terms fulfill, then the amalgamation will be the nature of क्या, मर्जर। एमलगमेशन मर्जर के नेचर का होगा। क्या क्या भाई कंडीशंस हैं,
पहले हम लोग कंडीशंस देखेंगे कि किस कंडीशंस में, देखो मर्जर होने के लिए 5 कंडीशंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने एप्लीकेबल किया हुआ है एंड कंपनी एक्ट की जो गाइडलाइंस है कि मर्जर कब होगा, तो इफ फुलफिल द 5 कंडीशंस। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज 5 कंडीशंस, कि 5 कंडीशंस क्या हैं जनाब, कि जिसके अकॉर्डिंग अगर कंपनी उसके अधीन काम किया है, मर्जर का काम किया है, तो ही वो नेचर ऑफ मर्जर माना जाएगा। अगर उसमें से एक का भी एब्सेंस है, एक भी टर्म्स एंड कंडीशंस का एब्सेंस है, तो नेचर ऑफ परचेज मान लिया जाएगा। तो चले देखें वो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप नोट कीजिए। पहला पहला ऑल द एसेट्स एंड liabilities take over by the transferee company of transfer company। अच्छा, पहला कंडीशंस क्या है डियर, कि ट्रांसफर कंपनी ने ना ट्रांसफर कंपनी के ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया। यानी कि यहाँ क्या था, यहाँ क्या है, सिलेक्शन है कि कुछ लो कुछ छोड़ दो, लेकिन यहाँ क्या है, आपने बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप ये कंपनी इस कंपनी में जाके मर्ज हो रही है। यानी अगर ये कंपनी एक्स है, अगर ये कंपनी वाई है, तो ये कंपनी इस कंपनी में बिल्कुल जाके मर्ज हो रहा है। इट मीन कि इनका कंप्लीट बिजनेस टेक ओवर किया जा रहा है। और यहाँ पे इन परचेज में सिलेक्शन होगा कि देखो हम ये चीजें लेंगे, ये चीजें नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ सारी चीजों को लेना होगा इनके, यानी कि कंप्लीट बिजनेस को टेक ओवर करना होगा। और यहाँ पे इन नेचर ऑफ परचेज में कंपनी जिन एसेट को लेना चाहेगी लेगी, जिन एसेट को नहीं लेना चाहेगी छोड़ देगी। भाई ट्रांसफर कंपनी तुम अपना बेच लो, बेच के अपने जो ओनर्स हैं उन्हें आप पेमेंट्स दे दो। लेकिन यहाँ क्या है, ये कंपनी बिल्कुल जाके इस यहाँ पे मर्ज हो गई नेचर ऑफ मर्जर में, तो वो कंपनी के जो भी एसेट होंगे, किसके, ट्रांसफर कंपनी के जो भी एसेट होंगे, जो भी लायबिलिटीज होंगे, वो सारे के सारे टेक ओवर किए जाएंगे ट्रांसफर कंपनी को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, एट लीस्ट 90% शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी एग्री टू बी शेयर होल्डर इन ट्रांसफरी कंपनी। भाई इस कंपनी के कम से कम एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर्स एग्री करते हो कि ये ट्रांसफरी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स बनेंगे। ये कंडीशन नंबर 2 है कि एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर्स इस कंपनी में एग्री करते हो कि हाँ हम इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स बनेंगे, तभी ये कंपनी इनको, तब ये कंपनी जाके नेचर ऑफ मर्जर एमलगमेशन हो सकता है। एंड थर्ड केस क्या है डियर, थर्ड केस, द पीसी पेड बाय ट्रांसफर कंपनी 100% इन फॉर्म ऑफ शेयर्स टू द ओनर्स या टू ट्रांसफर कंपनी। यानी कि ये जो पीसी देंगे ना ट्रांसफरी कंपनी, जो इनको परचेज कंसिडरेशन इनके शेयर होल्डर्स को देगी, वो 100% के शेयर्स में देगी। यानी कि पीसी उनका कैश फॉर्म में तभी होगा, जैसे मान लो एक एग्जांपल लो, इस कंपनी के 10,10,881 रुपए की पीसी बनती है। अच्छा, इनके यहाँ जो लॉट है शेयर्स का, अगर मैं कहूं 1,000 रुपए का है, तो हम समझते हैं कि 881 रुपए का पेमेंट कंपनी कैश में करेगी। अब ऐसा है नहीं कि वो शेयर को फाड़ के दे देगी,
तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये इस कंपनी के, किस कंपनी के, ट्रांसफर कंपनी को जो कंसिडरेशन पे आउट करेगी वो कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ शेयर्स होना चाहिए, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात तो बिल्कुल आपके समझ में आ रही होगी। चलो नेक्स्ट क्या है भाई, फोर्थ, द बिजनेस ऑफ ट्रांसफर company carried on by ट्रांसफरी कंपनी। मैंने आपसे कहा कि मुझे 1 घंटा दे दो एमलगमेशन के लिए। आई होप कि मैं एमलगमेशन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दूंगा। क्या है भाई कि ट्रांसफरी कंपनी के बिजनेस को, ट्रांसफर कंपनी के बिजनेस को ट्रांसफरी कंपनी उस बिजनेस को क्या कर रही है, यहाँ पे क्या था, इन दोनों के बिजनेस क्लोज हो रहे हैं, लिक्विडेशन हो रहा है, कोई जमी नहीं कि ये कंपनी इनके बिजनेस को चलाएगी। लेकिन यहाँ क्या है कि इस एक्स कंपनी के बिजनेस को वाई कंपनी बिजनेस चलाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस हैं कि नेचर ऑफ मर्जर तब माना जाएगा जब इसका बिजनेस बंद ना हो। हाँ, आपने यदि आपका इंटेंशन क्या है उसके बिजनेस को बंद करना, यानी टेक ओवर के बाद यदि आप बिजनेस बंद कर रहे हो, ठीक है, आपने टेक ओवर के बाद कंपनी नहीं चली, उसके बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे, घाटे में चलने लगी कंपनी, तो आप बिजनेस बंद हो गया। लेकिन आपका इंटेंशन बिजनेस को बंद करना नहीं होना चाहिए, आपका इंटेंशन बिजनेस को कंटिन्यू करना होना चाहिए। आई होप कि आपने देखा कि वोडाफोन के हज के बिजनेस को वोडाफोन ने बाई किया, तो क्या वोडाफोन ने हज के बिजनेस को क्लोज किया, बंद किया? नहीं। आपने देखा कि वीआई ने, यानी वोडाफोन एंड आइडिया ने क्या किया, दोनों कंपनियों का बिजनेस टेक ओवर किया, वोडाफोन का और आइडिया का, और फिर इसके बिजनेस को यानी टेलीकॉम के बिजनेस को कंटिन्यू किया। तो नेचर ऑफ मर्जर कहा जाएगा उनका। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, अगला अकाउंटिंग अप्रोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगला कंडीशंस है कि जो इस कंपनी के एसेट और लाइबिलिटीज होंगे उस कंपनी वाई कंपनी यानी ट्रांसफर कंपनी की पुस्तकों में उनके बुक वैल्यू पर कंसीडर किया जाएगा। जैसे इनके एसेट की वैल्यू 50 लाख है, तो भले ही इस कंपनी ने इनको पे किया 50 लाख, लेकिन इस 1 करोड़ पे किया हो, लेकिन इनकी एसेट की बुक वैल्यू को ही इनकी पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अकाउंटिंग सोच के लिए। यानी नो एडजस्टमेंट मेड for record of assets and liabilities of transfer company in the books of ट्रांसफरी कंपनी। यानी कि ट्रांसफरी कंपनी की पुस्तकों में ट्रांसफर कंपनी के एसेट का जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, वो जो रिकॉर्ड इनके यहाँ था वही रिकॉर्ड यहाँ पे भी ट्रांसफरी कंपनी के यहाँ भी लिखा जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिफरेंसेस हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब आप समझते होंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज इनके यहाँ अंडर वैल्यूएशन होता है, इनके यहाँ ओवर वैल्यूएशन होता है। तो अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई डिफरेंसेस हैं तो उस अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन इनके एसेट की जो वैल्यू कंसिडर की जाएगी वो इनके यहाँ वही वैल्यू कंसिडर की जाएगी जो इनके यहाँ थी। कहने का मतलब है कि इस कंपनी के एसेट्स 50 लाख के थे और इस कंपनी ने उसे 75 लाख में बाई किया, तो ऐसा नहीं कि अपने रिकॉर्ड में ये 75 लाख दिखाएगी, अपने यहाँ ये 50 लाख ही दिखाएगी। इफ द 5 कंडीशन फुलफिल by the companies to at the time of amalgamation, that the amalgamation will be nature of merger, and if absence of any conditions,
दैट द एमलगमेशन विल बी द नेचर ऑफ परचेज, कि किसी भी कंडीशंस का अगर एब्सेंस हो जाता है तो एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम्स में और तमाम ऐसे जगहों पे ये पूछा भी जा सकता है कि आपके एमलगमेशंस किस कंडीशंस में आपका एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर होगा और किस कंडीशंस में एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज होगा। तो आपने देखा कि एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर पहला क्या मैंने होता है, ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द ट्रांसफर कंपनी ऑफ ट्रांसफर कंपनी, यानी नो एनी एसेट्स लेफ्ट टू ट्रांसफर कंपनी टू परचेज एंड सेल टू दियर शेयर होल्डर्स, यानी उनके शेयर होल्डर्स के लिए ये कोई छोड़ेगी नहीं। दूसरी चीज मैंने साफ साफ शब्दों में कहा, इनका एग्जिस्टेंस यहाँ होगा, लेकिन यहाँ क्या था, इन दोनों कंपनियों का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इनके बिजनेस को कैरीड ऑन करेगी, लेकिन इनके बिजनेस को ये कंपनी कैरीड ऑन नहीं करेगी। कोई जरूरी नहीं कि इनके शेयर होल्डर्स इसमें शेयर होल्डर्स हों, लेकिन यहाँ एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर्स क्या होने चाहिए, इस कंपनी में शेयर होल्डर्स होने चाहिए। अगर वो अप्रूवल करते हैं कि हाँ हम 90% शेयर होल्डर्स इस कंपनी में शेयर होल्डर्स बनेंगे, तभी ये कंपनी, तभी ये मर्जर के नेचर का एमलगमेशन माना जाएगा। और साथ ही साथ ये जो कंसिडरेशन दे रही ये कंपनी, इनको जो कंसिडरेशन पे किया, ये कंसिडरेशन इन कैश हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इनका जो कंसिडरेशन पे आउट होगा वो कम से कम 100% शेयर्स में होना चाहिए, इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपने ये पांचों कंडीशंस को मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया, आपको याद भी हो जाना चाहिए कि ये कंडीशंस क्या है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब क्या बातें होती है भाई, अब हम लोग बात किया जाएगा पीसी की, बात किया जाएगा कि परचेज कंसिडरेशन, आखिर ये कंपनी जो एमलगमेशन की ओर गई है तो आखिर इनका परचेज कंसिडरेशन होता क्या है, और इसके विषय में डिटेल किया जाए। तो चलिए हम इसको पहले मिटाते हैं। तो सो पीसी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पीसी, इट मीन की परचेज कंसिडरेशन क्या है भाई, व्हाट डू मीन बाय परचेज कंसिडरेशन। अब सिंपली मैं समझा दूं आपको, परचेज कंसिडरेशन इज दैट अमाउंट विच आर डिसाइड इन म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट्स की बात मैंने आपसे किया कि जब दो कंपनियां मिलके एक नई कंपनी का फॉर्मेशन किया, या जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में जाके मर्ज हो जाती है, यानी दोनों आपने देखा कि जो मर्जर के नेचर का एमलगमेशन या परचेज के नेचर का एमलगमेशन, दोनों आपने देखा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आखिर इस इन लोगों के इस कंप्रोमाइजन के अकॉर्डिंग, इस कंप्रोमाइजन के अकॉर्डिंग जो अमाउंट तय किया गया होगा कि ट्रांसफर कंपनी के मालिकों को, यानी किसे भाई, मालिकों को, यानी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट देती है, किसके अकॉर्डिंग, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग जो पेमेंट्स देती है, ये पेमेंट्स क्या होते हैं, इसी को हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। चलो ठीक है, मैंने देखो आप अभी अपने क्लास, आप अपने घर पे, आप अपनी दुकान पे बैठे हो और मैंने आपसे बात किया कि भाई मैं आपके बिजनेस को बाई करना चाहता हूं। आपने कहा बिल्कुल, मैंने कहा कीमत लगाओ इसकी, आपने कहा 50 लाख, दैट इज क्लियर। आप कितना पेमेंट लेना चाहते हो, 50 लाख, इट इज आई वांट एंड आई विल पे 50,000, वी डिसाइड। आप क्या हो, उसके मालिक हो, मैंने आपको 50 लाख पे किया, दैट इज नेट पेमेंट। व्हाट इज इट, दैट इज नेट पेमेंट। ओके, और फिर अगर मैं आपसे अलग अलग एसेट्स की कीमत पूछूं और फिर आपने मुझे अलग अलग एसेट्स की कीमत बताई, उसमें से लायबिलिटीज डिडक्ट किया, तो इट इज नेट एसेट्स मेथड। There are two methods of calculation of purchase consideration. Dear students, आपके एग्जामिनेशन के अंदर तमाम आपके ऐसे एग्जामिनेशन आते हैं जो एमलगमेशन में आपसे पूछता है व्हाट डू मीन बाय परचेज कंसिडरेशन। तो चलिए आप यहाँ पे नोट कीजिए मीनिंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन। मीनिंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन, यानी परचेज कंसिडरेशन की मीनिंग क्या होती है डियर। तो आप जान लें कि लिखिए द अमाउंट पेबल
the amount payable by transferee company to the shareholder of transfer company due to take over the assets and liabilities are the business of transfer company. Such amount is called purchase consideration. साफ है कि जो बात आप लोगों ने किया कि इस कंपनी ने, ये कंपनी एक्स है और ये कंपनी वाई है, इस कंपनी के क्या किया, इस कंपनी ने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बाई किया, तो उन्हें जो पेमेंट देगी ना, क्या देगी, जो पेमेंट देगी, ये पेमेंट क्या कहा जाएगा, पीसी कहा जाएगा। और यही हाल इस कंपनी के साथ है। इनके क्या किया, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को इसने टेक ओवर किया, तो इसको क्या देगी, पीसी देगी, यानी कि परचेज कंसिडरेशन देगी। और किसे देगी, टू ओनर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। किसे, टू ओनर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। ध्यान दीजिएगा, ओनर्स को पेमेंट किया जाने वाला, इट मीन की बहुत लंबी बात है डियर, कि केवल ओनर्स को जो पेमेंट किए जाएंगे वही पीसी कहा जाएगा, वही परचेज कंसिडरेशन कहा जाएगा। इट मीन कि अगर उसने डिवेंचर को कोई पेमेंट किया है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का कोई पेमेंट किया है, तो ये परचेज कंसिडरेशन नहीं कहा जाएगा। केवल ओनर्स को जो पेमेंट किया गया है वो परचेज कंसिडरेशन कहा जाएगा, वो परचेज कंसिडरेशन कहा जाएगा। आपने टर्म्स में क्या लिखा कि द अमाउंट पेबल टू द ट्रांसफर कंपनी टू द पेबल बाय ट्रांसफर कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी due to take over the asset and liabilities or the business of the transfer company. Such amount is called purchase consideration. It may be in form of PC, may be in form of shares, debenture and cash. ये पीसी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हम आपको शेयर्स दे सकते हैं, डिवेंचर्स दे सकते हैं एंड कैश दे सकते हैं। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये पीसी आपके एग्जाम से मालूम है, पूछता है 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में या 20 मार्क्स में या जैसे भी 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग कि व्हाट इज पीसी परचेज कंसिडरेशन क्या है, वेरी इजी। जो ट्रांसफर कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी के मालिकों को उसके व्यापार यानी बिजनेस को टेक ओवर के लिए दिया, जो कंसिडरेशन टेक ओवर करने की वजह से दिया, इसे हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, इसे हम पीसी कहते हैं। ये पीसी किस में हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है, ये पीसी इन फॉर्म ऑफ शेयर्स हो सकता है, ये पीसी इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स हो सकता है। ये आपने इसको लिखा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझे। अब देखो, अब आपने क्या किया, पीसी के कैलकुलेशन के जो मेथड्स हैं, चलो आज हम लोग उस पर डिस्कशन किया जाए कि पीसी की कैलकुलेशन का जो मेथड है वो क्या है और कितने मेथड से हम लोग पीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके डियर,
तो यहां लिखेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। क्या लिखेंगे डियर? मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। थोड़ा सा ठंडियों में जो बोर्ड्स होता है ना, ये सूखता नहीं है जल्दी अगर इसको वाटर से एवीज किया गया हो। तो मेथड्स हम लोग किस पे डिटेल किया जा रही है? मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। पहला मेथड लिखेंगे नेट पेमेंट मेथड। मैंने आपसे कुछ पूछा भाई, आप अपने दुकान पे बैठे हो, मैंने आपसे पूछा कि भाई आप अपना पूरा बिजनेस बताओ, आप कितने में दोगे? वी आर गोइंग टू ए म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, बिकॉज मैंने पहले भी आपको बताया कि एमलगमेशन दो कंपनियों की पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि दो कंपनियां जब आपस में समझौते कर रही हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? दे आर गोइंग टू एग्रीमेंट। मैंने आपसे पूछा कि आप अपने बिजनेस का कितना पेमेंट लोगे? आपने कहा 50 लाख। दैट इज ए नेट पेमेंट, व्हाट इट इज नेट पेमेंट, यानी कि एनी अमाउंट पेबल by transfer company to transferee, payable by transferee लिख लेना भाई, transferee company to transfer company shareholder due to take over the business is called PC by net पेमेंट मेथड। हम लोगों ने आपस में तय किया 50 लाख रुपए आप हमारे बिजनेस की वैल्यू है, आप मुझे दे दो, और मैंने क्या किया, ये 50 लाख रुपए आपको पे किया। इट इज नेट पेमेंट। ये क्या है? नेट पेमेंट है। लेकिन अभी आप कहेंगे सर ये आखिर कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो बिजनेस की वैल्यू निकालने के लिए जो उन लोगों के बीच, किन लोगों के बीच, जो शेयर होल्डर्स आपस में डिसाइड करेंगे डियर ना कि ये बिजनेस की इनकी वैल्यू है, वो पे करना होगा। इट मीन कि कंपनी के मालिकों को, किस कंपनी के? ट्रांसफर कंपनी के जो ओनर्स हैं। कौन है ओनर भाई? शेयर होल्डर्स हैं। कौन कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं? आपने क्या लिखा? पे टू ओनर। ओनर में इट मीन कि इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, इन दोनों शेयर होल्डर्स को जो भी आपने पेमेंट दिया, चाहे आपने ये पेमेंट कैश में किया हो, चाहे आपने ये पेमेंट शेयर्स दिया हो, चाहे ये पेमेंट्स आपने डिवेंचर में दिया हो, ये ओनर्स को जो आपने पे किया, इट इज कॉल्ड नेट पेमेंट मेथड। ठीक है। और ध्यान देना कि कंपनी के ओनर्स के अलावा यदि आपने किसी को पेमेंट किया है, वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाता। यदि आपने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया है, आपने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पिछली कंपनी के पे किए हैं, या आपने ट्रांसफर कंपनी के किसी खर्चे को पेमेंट किया है, तो वो पीसी का पार्ट नहीं माना जाता। पीसी का पार्ट जो आपने कंपनी के मालिकों को, यानी ट्रांसफर कंपनी के मालिक को जो आपने पे किया है, वो परचेज कंसिडरेशन ट्रीट किया जाता है। सो डियर, यहाँ पे आपका नेट पेमेंट मेथड, लेकिन असली मेथड तो होता है नेट एसेट मेथड। आप लिखेंगे हाँ नेक्स्ट, ये पहला मेथड था और ये दूसरा था नेट एसेट्स मेथड।
नेट एसेट्स मेथड का मतलब कि एसेट, भाई आपके बिजनेस के एसेट की वैल्यू को काउंट किया जाएगा, और उस एसेट की वैल्यू को जब काउंट किया जाएगा उसके आधार पर जो आपकी लाइबिलिटीज होगी, क्योंकि कंप्लीट बिजनेस को यदि टेक ओवर किया है या जिन जिन एसेट्स और जिन जिन लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया है उसका जो डिफरेंस आएगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो वो जो अमाउंट बनेगा वो पीसी बनेगा। तो चलो लिखेंगे हमारे साथ, market value of assets taken over by the transfer company of ट्रांसफर कंपनी। नाउ डियर, ये बात आप समझने की कोशिश करना, मार्केट वैल्यू किसके, ट्रांसफर कंपनी की जिस एसेट्स को ट्रांसफर कंपनी ने लिया है उस एसेट्स की मार्केट वैल्यू क्या है, उस एसेट्स की मार्केट वैल्यू क्या है, उस मार्केट वैल्यू को हम यहां कंसीडर करेंगे। यानी जितने एसेट को लिया, अभी आप कहेंगे सर यदि मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो if absence of market value the book value consider, तो वहां पे बुक वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, आपने यदि कंप्लीट बिजनेस को टेक ओवर किया है, ध्यान देना, जितने एसेट को लिया है उस एसेट में से लेस पेबल वैल्यू ऑफ liabilities taken over by the ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी के जितने भी लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया। इट मीन लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, लाइबिलिटीज का मतलब कि जैसे आपको बहुत अच्छे ढंग से मालूम, जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज उनकी थी उसको पेमेंट की भी जिम्मेदारी यदि ट्रांसफर कंपनी ने लिया है तो उसके पेबल वैल्यू को, पेबल वैल्यू का मतलब क्या है कि आपके डिवेंचर, आपने डिवेंचर्स को इशू किया था एड पर, रिडम्पशन करने थे, आपने वादा किया था, आप एक ट्रांसफर कंपनी हो, आपने वादा किया था कि हम आपको पेमेंट प्रीमियम पर देंगे, तो उसकी पेबल वैल्यू क्या निकल के आएगी, पेमेंट। ट्रांसफर कंपनी अब तो उन्हें प्रीमियम पे पेमेंट करना होगा रेडी है, तो उसकी पेबल वैल्यू को डिडक्ट कर लेंगे और जो बचेगा ये आपका पीसी होगा। दैट इज क्लियर, बहुत साफ है। नेट एसेट मेथड, आपके जितने भी एसेट हैं, जो भी एसेट आपके बैलेंस शीट के अंदर हैं, उन एसेट्स को यदि बिजनेस ने, किस बिजनेस ने, ट्रांसफर कंपनी ने बाई किया है, तो सारे एसेट्स की पहले तो देखेंगे मार्केट वैल्यू क्या है। अगर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है तो आप उनके बुक वैल्यू को कंसीडर करेंगे, और पेबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर, जो भी लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया उसकी पेबल वैल्यू को माइनस कर लेंगे, जो अमाउंट निकल के आएगा वो पीसी होगा, वो परचेज कंसिडरेशन होगा। और ये दो मेथड्स आपके अप्लाई हैं। थर्ड मेथड एक प्रॉपोर्शन मेथड की बात की जाती है। प्रॉपोर्शन मेथड का मतलब कि जब आप कंपनी को शेयर्स पेमेंट कर रहे हो तो यदि वहां पे कोई ऐसा अमाउंट निकल के आता है जिसका शेयर्स नहीं दे पाते हो आप, तो उसको पैसे में पेमेंट करते हो, तो ये प्रॉपोर्शन मेथड होता है। तो या कभी कभी मान लो कंपनी ने 7 शेयर की जगह पे 10 शेयर्स दिए, तो फिर उनके बिजनेस की वैल्यू निकाल लो, 7 से डिवाइड कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपके पीसी निकल के आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग परचेज कंसिडरेशन के कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर ले जिससे आपको परचेज कंसिडरेशन निकालने में कोई समस्या न आवे। चले देखते हैं भाई। लिखेंगे यहां मेरे साथ, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड गिवन बिलो। एक बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड का है और ये आपके सामने है।
मैं ओल्ड बैलेंस शीट बना रहा हूं डियर समझाने के लिए। यहां लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी कैपिटल 5 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल 2 लाख, जनरल रिजर्व्स 1 लाख, %10 डिवेंचर 2 लाख, अदर करेंट लाइबिलिटीज 1 लाख, टोटल 11 लाख है। और इनके यहां फिक्स्ड एसेट्स में बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की है, प्लांट एंड मशीन 1 लाख का है, फर्नीचर 2 लाख का है, इसे आप 5 लाख लिख लें, 5 लाख लिख लें। कैश 1 लाख है और बैंक 2 लाख के हैं और ये टोटल 11 लाख का फिगर बनता है। टोटल 11 लाख का फिगर बनता है। तो ये 11 लाख का फिगर निकल के आया है। अगर ये कहे कि ये न्यू कंपनी या कहे कि जेड कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एक्स कंपनी, जेड कंपनी taken over the business of X company and now the market value of land and building is 10 lakh and plant and machine value is 0 या 0 नहीं लिखो, 10,000 furniture is 1 lakh, कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे कंपनी का परचेज कंसिडरेशन बाय देखना है। एंड नाउ द वैल्यू ऑफ गुडविल, नाउ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 2 लाख। ये आपको एडजस्टमेंट कहता है। तो यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पीसी निकाला जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि जब आपने कंप्लीट बिजनेस बाय किया हो तो कंप्लीट बिजनेस का मतलब द टर्म ऑफ बिजनेस टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज। इट मीन कि इनके बैलेंस शीट में जो चीज नहीं लिखा है वो भी ट्रांसफर कंपनी ने बाय किया है, और चाहे एसेट ना लिखा हो चाहे लाइबिलिटीज ना लिखा हो, क्योंकि ट्रांसफर कंपनी ने तो कंप्लीट बिजनेस को टेक ओवर किया है।
अभी यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, तो चलिए उसको देखा जाए कि परचेज कंसिडरेशन आप कैसे निकालते हो। मैंने कहा कि नेट एसेट मेथड से हम लोग परचेज कंसिडरेशन, एक मेथड वही है कि जिससे पीसी निकाला जा सकता है। नॉट डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स की बात मैंने किया था। अच्छा, मैंने आपसे कहा था बातें लिखवाते समय कि एसेट्स टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी, द मार्केट प्राइस टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी। यहां पे हम एसेट्स की कौन सी वैल्यू कंसिडर करने वाले हैं, मार्केट प्राइस। चलो, तो जो मार्केट प्राइस कंसिडर करने वाले हैं कि एसेट की कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू। हाँ, जिनका कोई वैल्यू नहीं दिया है उसको हम उसके बुक वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं दी है। तो चलो देखते हैं इनके पास, हम देखेंगे बैलेंस शीट को, लेकिन वैल्यू देखेंगे हम एडजस्टमेंट में। तो इनके यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अब कितने की हो गई डियर, यहां देखो 10 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गई, अब 10 लाख रुपए की हो गई। प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन अब आपका ओनली 10,000 का बचा है। फर्नीचर इज 1 लाख, देखो यहाँ पे फर्नीचर 2 लाख का था, लेकिन जो इसकी मार्केट प्राइस आएगी ना, वो हम लेंगे फर्नीचर 1 लाख रुपए का बचा है। अच्छा, कैश तो वही होगा भाई, कैश 1 लाख और बैंक भी 2 लाख। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी, सर ये हम कैश और बैंक को क्यों लिख रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, ये कोई रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं आप, कैश एंड बैंक को नहीं लिखेंगे। ये आपका परचेज कंसिडरेशन लिख रहे हैं, निकाल रहे हैं। और परचेज कंसिडरेशन में क्या यहां लिखा है कि ऑल द बिजनेस टेकन ओवर बाय द जेड कंपनी ऑफ एक्स कंपनी। बिजनेस का मतलब क्या है कि उनकी कंप्लीट बैलेंस शीट अब उनके होंगे। तो यहाँ छांटना बीनना नहीं है कि आप छांट बीन रहे हो, तो यहाँ कुछ नहीं, बस जितने भी एसेट इनके बैलेंस शीट के अंदर हैं और जो भी ऐसे एसेट्स या लायबिलिटीज बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, सबको हम लिखेंगे। यानी पीसी निकालते समय सबको कंसिडर किया जाएगा। तो चलें देखते हैं भाई, 2 1 3 1 4 10 14 लाख 10,000। अच्छा, लेस क्या किया था, पेबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। जो लाइबिलिटीज की पेबल वैल्यू होगी, मैंने क्या बात की आपसे कि पेबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज की पेबल वैल्यू होगी। चले देखें, तो ये देखो 10% डिवेंचर्स हैं, 10% डिवेंचर, पेबल वैल्यू इनकी यही है 2 लाख रुपए। 1 मिनट प्लीज। डिवेंचर्स और अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज 1 लाख का है। ठीक है। अच्छा, आपके मन में एक चीज चल रहा होगा डियर, डिवेंचर का इंटरेस्ट। देखो, अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हो कि डिवेंचर के इंटरेस्ट अभी भी ड्यू है, इट मीन कि डिवेंचर का इंटरेस्ट अभी पेमेंट नहीं किया गया है या बाकी है। डिवेंचर का इंटरेस्ट यदि लिखा गया हो क्वेश्चन के अंदर, बाकी है, पेड नहीं किया गया है, तभी उनको कंसीडर किया जाएगा। इसके देने से नहीं हम 10% को मान लेंगे। हाँ, जब इस कंपनी के वो डिवेंचर्स हो गए, अब इसका इनका ड्यू डेट आएगा तो हम उनको इंटरेस्ट देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा नहीं है कि डिवेंचर का इंटरेस्ट ड्यू है, तो आप फालतू का दिमाग ना लगाएं। कंपनी ने जब ये क्या किया, कंपनी के इस डेट तक कंपनी ने उनके डिवेंचर्स के इंटरेस्ट को पेड किए हुए हैं, तो यानी
3 लाख रुपए इसमें से लाइबिलिटीज घटा दें तो 11,10,000 पीसी निकल के आता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, परचेज कंसिडरेशन निकालने का ये नेट एसेट मेथड, यानी हम लोगों ने क्या किया, नेट एसेट मेथड से डिवेंचर जो परचेज कंसिडरेशन वैल्यू किया, इसी मेथड से हम लोग निकालते हैं। और कहेंगे ये नेट पेमेंट मेथड है, हम लोगों ने बात किया, तो पहले हम उसका कंसिडरेशन यानी पीसी, जब भी कहे आपको कैलकुलेट पीसी, तो पीसी निकालने का केवल एक मेथड है। हाँ, क्वेश्चन के अंदर दे दे कि ये पेमेंट किया गया कंप्रोमाइजन के अकॉर्डिंग समझौते में, तो कोई बात नहीं है। जितना पेमेंट कंसिडरेशन की बात कहे उतना हम देखेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको पीसी निकालने और पीसी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अपकमिंग क्लास में हम लोग इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के विषय में बहुत डिटेल किया जाएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।